गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप इनको ढंग से देखना। इन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से आप पूरे चैप्टर को इजीली कर पाओगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें वोल्टेज दे रखी है, V कितना है 220। आप इक्वेशन देख सकते हो, वोल्टेज है 220 साइन 314t, ये रही 220 साइन 314t वोल्ट। ओके, हमने वोल्ट को ऐसे लिख दिया। कैलकुलेट RMS एंड एवरेज वैल्यू ऑफ EMF। EMF की RMS और एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V = V0 साइन ओमेगा t। सबसे पहले यहाँ से V0 निकाल लो। V0 कितना होगा, V = V0, V0 हो गया 220 वोल्ट। ओके, अब फिर आप अप्लाई कर दो। RMS वैल्यू होती है V0 अपॉन √2। V0 क्या है, पीक वैल्यू। तो आपकी RMS वैल्यू आ गई, V0 है 220 अपॉन √2। तो इसे सॉल्व कर लेना, हम कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे। यह आ जाएगी 155.6 वोल्ट। ओके, अच्छा, अब और इसमें क्या पूछा है, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ EMF। एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 63.6% ऑफ पीक वैल्यू। ओके, या आप इसे लिख सकते हो 0.636 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। इसे हम लिख सकते हैं 0.636 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लो। V एवरेज आपका आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, 120 वोल्ट। हाउ मच, कितना आ जाएगा, 120 वोल्ट, सॉरी 140 वोल्ट। ओके, तो एक क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, VRMS कितना है 155.6 और एवरेज कितना है 140। अच्छा, सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर रजिस्टेंस 2 ओम है, सर्किट का रजिस्टेंस 2 ओम है, तो पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट बताओ। क्या बताओ, पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। ओके, अच्छा, एज अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, V0 था 220 वोल्ट। कितना था, 220 वोल्ट। तो पीक वैल्यू निकाल सकते हो, I0 होगा V0/R। I0 कितना होगा, V0/R। तो V0 कितना है 220 अपॉन रजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो I0 हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना आ गया, 110 एम्पियर। ओके, अच्छा, फिर कहता है आल्सो कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो करंट की RMS वैल्यू कितनी होगी, इसका फॉर्मूला लगा दो, I0 अपॉन √2। तो I0 कितना है 110 अपॉन √2। फिर दोबारा कहते हैं, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा लिख देंगे, ये आएगा 77.8 एम्पियर। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। बेटे, अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है एक AC सर्किट है, कंटेन्स ए प्योर ओमिक रजिस्टर। अच्छा, प्योर ओमिक रजिस्टर वो होता है जो ओम्स लॉ को हर कंडीशन में ओबे करे। ठीक है, तो यहां पर हमने माना है कि एक AC सर्किट है, उसमें प्योर ओमिक रजिस्टर है ऑफ रजिस्टेंस 2 ओम। कितना रजिस्टेंस, 2 ओम। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC की फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 50 हर्ट्ज। कितनी दे दी, 50 हर्ट्ज। और RMS वोल्टेज कितनी है 311.08 वोल्ट। देन गिव इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। सीधा सा है, आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा अभी, आप ये एज्यूम कर सकते हो, ये एक प्योर रजिस्टर वाला AC सर्किट है, प्योर रजिस्टर वाला AC सर्किट। ओके, यस, और रजिस्टेंस कितना है 2 ओम। अब आपको इस सर्किट में वोल्टेज की RMS वैल्यू दे दी। यहां पर देखिए RMS वोल्टेज इज इतनी, तो RMS वोल्टेज दे दी। तो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन बनाइए। क्या बनानी है, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन। तो सबसे पहले आप एक चीज सुनो, वोल्टेज की इक्वेशन होती है V = V0 साइन ओमेगा t। V = V0 साइन ओमेगा t। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड V0। क्या निकालना है, V0। तो इसे हम शुरू कर देते हैं। देखिए, एज VRMS कितना होता है, RMS वैल्यू होती है V0 अपॉन √2। तो यहां से V0 कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा √2V। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि V के साथ आप RMS भी लिखो, ये अंडरस्टूड है। ये हो गया 1.414 इंटू V कितना है हमारा 311.08
तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके हमारा वी नोट आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व करने के बाद नियरली आएगा 440 वोल्ट, नियरली सॉल्व करने के बाद वी नोट आ गया। अच्छा, ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई न्यू। तो 2 पाई को हम यूज़ कर लेंगे 3.14 इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी कितनी है एसी की? 50 हर्ट्ज। ओके, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा कितना? 314 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले आप वोल्टेज की इक्वेशन तो बना सकते हो। V कितना होता है? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट इतना हो गया 440। तो कर लेते हैं। तो फ्रॉम रजिस्टर में V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट कितना था? नियरली 440 वोल्ट। साइन ओमेगा कितना आया था? 314 ओमेगा टी, 314 टी वोल्ट। ये आपकी वोल्टेज की इक्वेशन आ गई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए टाइम टी पर। अब आपको करंट की भी इक्वेशन बनानी है। किसकी? करंट की। अच्छा, एज इन प्योर ओमिक रजिस्टर, अगर आप प्योर ओमिक रजिस्टर की बात करो तो उसमें करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यस, देखिए रजिस्टर में क्या होता है? करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो अगर यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी है तो यहाँ भी साइन ओमेगा टी ही होगा, ना कोई आगे ना पीछे, फेज डिफरेंस 0। तो अब आपको आई नोट निकालना है। तो ओम्स लॉ से I इक्वल टू होता है V अपॉन आर, होता है ना, I इक्वल टू V अपॉन आर। अब मैक्सिमम करंट निकालना है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम लोगे। तो यहाँ से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। V नोट कितना है? 440 अपॉन R कितना था हमारा? पीछे से देख लेते हैं। क्वेश्चन में R दिया है 2 ओम। कितना दिया है? R को 2 ओम। तो आपका आई नोट आ गया कितना? 220 एम्पियर। ओके ओके। अच्छा, एक चीज़ सुन लीजिए, यहाँ पर हमने जो ये वी नोट को 440 वोल्ट लिया है, ये 439.8 है। 439.8 राउंड ऑफ में कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा करंट पर भी इफेक्ट आएगा। तो दैट मीन्स आई कितना हो गया? आई नोट कितना आया है? 220 साइन ओमेगा कितना था? 314 टी। ये हमारे करंट की इक्वेशन आ गई। करंट या यू कैन से इंस्टेंटेनियस करंट, और यहाँ एम्पियर और लिख दो, करंट की इक्वेशन। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बेटे थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको एक एसी सर्किट दिया है, इसमें एल है 1 अपॉन पाई H4 हेनरी। ओके, ये एक एसी सर्किट है। इसमें ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है 1 अपॉन पाई, और ये जो एसी सोर्स है इसमें वोल्टेज की इक्वेशन दे दी 220 साइन 314 टी। वोल्टेज दे दिया 220 साइन 314 टी। वोल्टेज की इक्वेशन दे दी और इसने पूछी है करंट की। किसकी? गिवन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। आपको करंट की इक्वेशन देनी है, गिव इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो बेटे अभी क्या बोला? इस सर्किट में आपको वोल्टेज की इक्वेशन दे दी और करंट की पूछी है, करंट की पूछी है। अच्छा, की पॉइंट सुनना पहले यहां पर आप। करंट की इक्वेशन, ये इंडक्टर है। क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर में I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है क्या? सोचो, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपने पढ़ा होगा इंडक्टर में वोल्टेज करंट से π/2 आगे होती है। वोल्टेज करंट से π/2 आगे है, इट मींस करंट वोल्टेज से π/2 पीछे है। करंट वोल्टेज से π/2 पीछे है। ओके, तो अगर वोल्टेज की इक्वेशन है V नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट की होगी I नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, आराम से सुन लो पहले, फिर बात करेंगे हम। इंडक्टर में वोल्टेज करंट से π/2 आगे है, वोल्टेज π/2 आगे है तो करंट π/2 पीछे है। ओके, तो अगर वोल्टेज है साइन ओमेगा टी तो करंट होगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, तो सबसे पहले हमें दो चीजें निकालनी है, दो भी क्या, एक ही निकालनी है, ओनली आई नोट। क्या निकालना है? ओनली आई नोट। तो पहले इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो अब हम यहां पर बेटा सबसे पहले क्या निकालते हैं? आई नोट।
अच्छा एक बात बताओ, इंडक्टर का रजिस्टेंस, अच्छा एक सेकेंड, इसे V इक्वल टू फ्रॉम, आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी होता है। बेटा V कितना होता है? V नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर V नोट कितना है? V नोट है 220 वोल्ट, ओके, और ओमेगा कितना है? क्लियर कर लो, V इक्वल टू वी नोट 220, वी नोट साइन ओमेगा, ओमेगा हो गया 314, ओके, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, इंडक्टर का रजिस्टेंस कितना होता है? चलो आपको पहले एक चीज बताता हूं बेटा, आपको निकालना है आई नोट। क्या निकालना है? आई नोट। ओम्स लॉ से I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। ओम्स लॉ से I कितना होता है? वी अपॉन आर। अब क्योंकि ये इंडक्टर है तो यहाँ इंडक्टर का रजिस्टेंस XL लगेगा। इंडक्टर का रजिस्टेंस कितना लगेगा? XL, ओके, और आई नोट निकालना है तो वी नोट लोगे। XL है जो ये इंडक्टर का रजिस्टेंस है, इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ओके बेटा। तो अब हम इसे मिटा लेते हैं पहले। तो बेटा हम सबसे पहले इंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल। कितना होता है? ओमेगा एल। अच्छा, ओमेगा कितना है? ओमेगा है 314, ओके। एल कितना है? एल है 1/पाई। कितना है? 1/पाई। तो इसे सॉल्व कर लो। एक्सएल इक्वल टू 314 इंटू 1/पाई। पाई कितना है? तो है 3.14। तो इसे कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा आपका 100 ओम। यस, जो एक्सएल है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट भी रेजिस्टेंस वाली ही होगी, क्या? ओम। तो एक्सएल आ गया। अब हम निकालेंगे आई नोट। तो अब हम इंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, तो यहां पर ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ क्या कहता है? आई इक्वल टू वी अपॉन आर। आई होता है वी अपॉन आर, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है एक्सएल। अच्छा, अब आपको मैक्सिमम करंट निकालना है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम लोगे, पीक वैल्यू। तो आई नोट इक्वल टू वी नोट। वी नोट कितना है? 220 अपॉन एक्सएल। बेटा एक्सएल कितना आया? 100। तो यहाँ से आपका आई नोट आ जाएगा। कितना आएगा आई नोट? 2.2 एम्पियर। आई नोट आ गया। चलिए आगे चलते हैं। 2.2। अच्छा, आप जानते हो एज इन इंडक्टर, इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट। यस, एक सेकेंड बेटा, इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट। वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज करंट से आगे होती है बाय, कितना आगे होती है? बाय फेज एंगल ऑफ π/2। बाय फेज एंगल ऑफ π/2। सो इंस्टेंटेनियस करंट इज, इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट इज I इक्वल टू आई नोट साइन। अब सुनो, यहां पर ध्यान दो, वोल्टेज की इक्वेशन है V नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो करंट π/2 पीछे है, तो करंट होगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यस, और अगर यही आपका कैपेसिटर होता ना, कैपेसिटर में करंट π/2 आगे होता तो यह प्लस लिखते। अच्छा, आई नोट कितना आया था? 2.2 एम्पियर साइन ओमेगा पीछे देखा होगा 314 है माइनस π/2, ओके। तो ये हमारा हो गया इंडक्टर से इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन, ओके। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शो दैट इंडक्टर ऑफर्स एन इजी पाथ फॉर डीसी। यस, आपको ये शो करना है कि इंडक्टर डीसी को इजी पाथ देगा, इजी, और एसी को रजिस्टिव। रजिस्टिव यानी कंपैरेटिवली टफ। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो, एक बात बताओ, इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इंडक्टर के रेजिस्टेंस को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओके, या एक्सएल इक्वल टू ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इंटू एल, ओके। तो ये हो गया इंडक्टर का रेजिस्टेंस। इंडक्टर का रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें डीसी की, 4 डीसी, बेटा डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। यस, तो पहले इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। बेटा फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अब एसी तो साइकिल कंप्लीट करता है, कैसे? देखो,
ये देखो साइकिल कंप्लीट हुई है एक, पर डीसी साइकिल कंप्लीट नहीं करता। डीसी में कंप्लीट साइकिल नहीं होती, डीसी यूनिडायरेक्शनल है, उसमें एक ही डायरेक्शन होती है बस ऐसे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल। डीसी में कोई साइकिल कंप्लीट नहीं है, वन डायरेक्शनल है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0। अच्छा, अब डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल इक्वल टू 0 ओम। एक्सएल क्या है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर डीसी को कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा, इट मींस इंडक्टर डू नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू डीसी। इंडक्टर डीसी को कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा, रेजिस्टेंस नहीं देगा तो वो करंट को अपने में से आसानी से जाने देगा। इट मींस इंडक्टर ऑफर्स एन इजी पाथ टू डीसी। इंडक्टर डीसी को आसान रास्ता देगा। कैसा रास्ता देगा? आसान, इजी पाथ देगा, आसान देगा। और जबकि अगर हम एसी की बात करें, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इंटू एल। ओके, अगर हम एसी की बात करें, 4 एसी, एसी की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती। यस, एसी की फ्रीक्वेंसी कुछ फाइनाइट होती है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, सम फाइनाइट। जैसे 4 आवर होम, अगर हम अपने इंडिया में घर की बात करें तो घरों पर हमारे इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। यस, तो इंडक्टर एसी को कितना रेजिस्टेंस देगा? एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू कितना है? 50 एल। ओके, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100 पाई एल। तब आप यहां पर एक चीज क्लियर देख सकते हो, अगर हम डीसी की बात करें, यहां पर ये रहा 4 डीसी, डीसी के लिए इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है। डीसी के लिए इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है, यानी वो डीसी का अपोज नहीं करेगा। और जबकि एसी की बात करें, एसी के लिए इंडक्टर इतना ओम रेजिस्टेंस लगाता है। रेजिस्टेंस है तो डिफिकल्ट पाथ है। इट मींस इंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टिव पाथ। यस, इंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टिव पाथ फॉर एसी। एसी को रेजिस्टिव टफ पाथ देगा थोड़ा सा, और डीसी को इजी देगा। ओके, अच्छा एक बात और बता दूं, सुन लो यहां पर, एसी की फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो इंडक्टर इज ए गुड कंडक्टर। यस, देखो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। अगर फ्रीक्वेंसी एसी की लो है, फ्रीक्वेंसी लो है तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा, दैट मीन्स गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होगा तो फॉर लो फ्रीक्वेंसी करंट, अगर करंट की फ्रीक्वेंसी कम है, इंडक्टर इज ए गुड कंडक्टर। इंडक्टर इज ए गुड कंडक्टर, तो ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। और अगर आपने एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो करंट का अपोज ज़्यादा, तो करंट कम जाएगा, ये बैड कंडक्टर हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5th पर। वाई एवरेज वैल्यू इज टेकन फॉर हाफ साइकिल ऑफ एसी। एसी की जो हम एवरेज वैल्यू लेते हैं हाफ साइकिल के लिए लेते हैं, फुल साइकिल के लिए नहीं। क्यों? सुनिए, अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाएं तो आपको याद होगा एसी इस तरह का होता है, यूं होता है ना, कंप्लीट साइकिल, टाइम पीरियड टी। ओके, ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आया तो इसको थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि अनइक्वल थी ना कर्व्स। अब ठीक है, देखिए बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह से शो किया जाता है वेव फॉर्म में। यहां टाइम 0 और यहां कैपिटल टी टाइम पीरियड। ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज टेकन फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए लेते हैं एवरेज, पता है क्यों? देखो, एसी टाइम के साथ साथ अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव होगा, सेकेंड हाफ साइकिल में उतना ही नेगेटिव होगा। तो फॉर कंप्लीट साइकिल, अगर आप कंप्लीट साइकिल की बात करते हो, कंप्लीट साइकिल, तो फर्स्ट हाफ में जितना पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में उतना नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 0।
एवरेज 0 हो जाएगी। इसीलिए जो हम AC की एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, वो हाफ साइकिल के ले लेते हैं। क्यों? जितना फर्स्ट हाफ में एवरेज उतनी सेकेंड हाफ में एवरेज। ओके, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज टेकन फॉर हाफ साइकिल, इट इज बिकॉज ओवर ए कंप्लीट साइकिल इट्स एवरेज वैल्यू इज 0। तो इसलिए हम हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहता है ड्रॉ ग्राफ्स शोविंग वेरिएशन इन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्वेश्चन है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस AC की फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वैरी करते हैं, चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। तो देखते हैं। देखो, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है XL इक्वल टू ओमेगा L। कितना होता है? XL इक्वल टू ओमेगा L। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XL इक्वल टू ओमेगा L। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है सब जानते हैं। ये XL हो गया, ये ओमेगा। XL और ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा, और अगर हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है X इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओके, ये C है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। किसके? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आएगा? हाँ भाई, ये XC हो गया और ये ओमेगा। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है बेटा? ऐसा आता है। ओके, यस, ऊपर से पैरेलल आएगा बिल्कुल इसके साथ, ये दोनों पैरेलल होंगे ऊपर से, और पैरेलल आएगा फिर ऐसे ले जाना है इसको, और ये कहीं मीट नहीं करने, ये कहीं मीट नहीं करेंगे, कभी आप इन्हें मिला दो, आगे पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस? हाँ भाई, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखो, रजिस्टर का होता है, ध्यान से सुनना, रजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस। अच्छा, इंडक्टर और कैपेसिटर इनके होते हैं रिएक्टेंस। मैं दोबारा बोलूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस होता है ना, जो रिएक्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर का होता है। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा C। ओके, अब आप देख सकते हो, क्लियर है। देखो, रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस बोथ आर ऑपोजिशन टू करंट। रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रिएक्टेंस दो तरह का होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस बोथ आर opposition टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों करंट का ऑपोजिशन है। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ये है कि रेजिस्टेंस करंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। यस, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। यस, ये करंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। इट इज सेम फॉर AC एंड DC। ये AC और DC दोनों के लिए सेम है। जबकि अगर हम बात करें रिएक्टेंस की, XL और XC की, रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। यस, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली है। रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। यस, ये करंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सो डिफरेंट फॉर AC एंड DC, डिफरेंट फॉर AC एंड DC। ओके, तो ये आपका हो चुका है। आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का,
काफ़ी देर हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। करंट की आरएमएस वैल्यू बताओ। क्या बताओ? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, आप नाम से सुनो, मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं रफली, इसे मिटाऊंगा फिर। आरएमएस वैल्यू का मतलब पता है क्या है? आर स्टैंड फॉर रूट। इसे ना उल्टा पढ़ो, हम उल्टा करते हैं। दोबारा सुनो, क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक करंट दिया हुआ है, ओके, मैक्सिमम वैल्यू 3 एम्पियर और मिनिमम -3। इस करंट की आरएमएस वैल्यू बताओ। क्या बताओ? आरएमएस वैल्यू। करंट की आरएमएस वैल्यू बताओ। इसे उल्टा पढ़ो। आरएमएस का मतलब पता है क्या होता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस का मतलब होता है जितने भी करंट्स हैं उन सबके स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आरएमएस वैल्यू क्या है? जितने भी करंट हैं उन सबका स्क्वायर। जैसे I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, ऐसे ही IN का स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का मतलब है जितने भी करंट हैं उन सबके स्क्वायर। I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, I4 का, I5 का, IN का स्क्वायर। जितने भी करंट्स हैं उन सबके स्क्वायर का मीन। जितने भी करंट्स हैं उन सबके स्क्वायर का मीन। मीन कैसे लोगे? सबको प्लस करो और नंबर से डिवाइड कर दो। मीन ऐसे तो लेते हैं। तो जितने भी करंट्स हैं उन सबके स्क्वायर्स के मीन का रूट इज आरएमएस। ओके, देख सकते हो कितना आसान है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का मतलब है जितने भी करंट हैं I1, I2, I3 उन सबके स्क्वायर्स का मीन का रूट इज आरएमएस वैल्यू। करंट्स के स्क्वायर्स के मीन का रूट। ओके, तो यहां देख लो, देखो। तो वैसे इसमें शॉर्ट टेक्निक भी बताएंगे, निंजा टेक्निक। तो आरएमएस वैल्यू स्क्वायर रूट, जितने भी करंट्स हैं उन सबके स्क्वायर का मीन। तो एक करंट ये है 1, 2, 3, तो ये करंट कितना है? 3। करंट के स्क्वायर प्लस ये कितना है? -3 प्लस ये कितना है? +3। तो जितने भी करंट्स हैं उन सबके स्क्वायर्स का मीन। मीन के लिए नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर नंबर कितना है? 3 करंट है, 1, 2, 3। हाँ भाई, कितना आएगा? 9, 9, 9, 27 बाय 3। तो ये कितना आएगा? फाइनल आएगा 3 एम्पियर। आंसर। ओके, कंप्लीट। देख सकते हो। अब इसकी जो शॉर्टकट टेक्निक है वो पता है क्या है? यहां पर देखो करंट्स इक्वल है, या तो 3 है या -3 है, या तो 3 है या -3 है। तो सीधा सा है, जितनी वैल्यू है वही आरएमएस है। मैं दोबारा कहूंगा, यहां पर करंट इक्वल है ना, 3 -3, तो आरएमएस वैल्यू वही आनी है। ये 3 है तो 3 आएगा। यहां 4 होता 4 आता। डिफरेंस कहां था? अगर ये वैल्यूज डिफरेंट होती, जैसे ये 3 एम्पियर है और ये -1 एम्पियर है, अब डिफरेंस आता, क्योंकि अब होता 3 का स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर +3 का स्क्वायर। ओके, तब डिफरेंस आता। अदरवाइज न्यूमरेटर, सॉरी, ऊपर और नीचे के मैक्सिमम और मिनिमम दोनों करंट्स इक्वल है तो आंसर भी वही आएगा। ओके, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो पेन को फिर बदल लेते हैं, थोड़ा सा येलो ले लेते हैं, है ना? येलो ठीक रहेगा आपकी बात। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक एसी सर्किट है, कंटेन्स प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना। ओके, चलो, कैपेसिटेंस कितना है? 1/π माइक्रोफैरड। एक एसी सर्किट है, उसमें कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 1/π माइक्रोफैरड। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। ओके, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। फाइंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। क्या बताना है? वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट। अब बेटा आपने पढ़ा है V होता है V0 sin ओमेगा t, पढ़ा है ना?
V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, तो पहले वी नोट निकालो। हाँ भाई, V कितना होता है, वी नोट अपॉन रूट टू, RMS वैल्यू ऐसे तो निकालते हैं, V होता है वी नोट अपॉन रूट टू। इसे अब मिटा देते हैं, देखो वी नोट चाहिए और ओमेगा चाहिए, इसे एक बार हटा देते हैं फिर हम चलते हैं। तो देखिए अब, तो V है वी नोट अपॉन रूट टू, दैट मीन्स वी नोट कितना होगा, रूट टू V। तो V नोट हो गया, रूट टू होता है 1.414 इंटू V, V कितना है 220। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा V नोट आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आया 311.08 वोल्ट, V नोट हो गया। अच्छा, V होता है वी नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा निकालो, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो ये हो गया 2 पाई होता है 3.14। हाँ भाई, न्यू कितना है, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी वाला, न्यू है, सॉरी ये न्यू नहीं था, न्यू तो ये है, न्यू है 50, तो ओमेगा कितना हो गया 314 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियन पर सेकेंड होती है ना यूनिट, ओके। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बतानी है ना, सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटरीज, कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी होगी, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। वी नोट कितना है 311.08, साइन ओमेगा कितना है 314, ओमेगा कितना है 314, ओके। और थोड़ा सा और चल देते हैं, लो टी देख सकते हो, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नोट 311.08, वी नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना 314, ओके। तो ये आपका प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है वी नोट का, ओके आंसर। अच्छा, हमें करंट भी तो बताना है, क्या बताना है, करंट। बेटा थोड़ा यहां से लिख देता हूं, एज इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कौन आगे होता है, करंट। एज इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज, करंट वोल्टेज से आगे होता है, कितना, बाय पाई बाय 2। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे होता है। तो अगर वोल्टेज है वी नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अरे कैपेसिटर में करंट आगे निकलता है ना पाई बाय 2, तो वोल्टेज थी वी नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओके। तो आई नोट निकाल लो, क्या निकाल लो, आई नोट। अच्छा, तो आई नोट चलो सीधा निकाल लेते हैं। हाँ भाई, ओम्स लॉ से I इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC, I इक्वल टू वी अपॉन कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC। अच्छा, आई नोट निकालना है तो वी नोट लोगे, मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम वोल्टेज, वी नोट अपॉन XC होता है ओमेगा C, कितना होता है ओमेगा C। अच्छा, वी नोट कितना था, यहां देख ले जरा, 311.08, 311.08 अपॉन ओमेगा याद है 314 था, और C था, ये रहा, C है 1 अपॉन पाई माइक्रो फैराड, 1 अपॉन पाई बड़ा हो गया काफी, 1 अपॉन पाई माइक्रो फैराड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। तो यहां पर हम इसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0.0311 एम्पियर, ओके। तो बस अब आप करंट की इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पर। तो आई को मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई नोट साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, लगा दो। हाँ भाई, आई नोट कितना है 0.0311 कॉस, ओमेगा था 314 टी, कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, क्यों करा, एम्पियर यूनिट नहीं लिखोगे करंट की, ओके। तो बेटा ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वाओ, क्वेश्चन बड़ा ग्रेट है, इसको भी कर लेते हैं। देखो
क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन वेव फॉर्म, ये आपको वेव फॉर्म दिखाई गई है वोल्टेज और करंट की। कैलकुलेट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्या बताना है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, सबसे पहले यहां पर आपने ये जो ग्राफ देखा है, एक चीज नोटिस करी है। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ा सा जूम। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा स्क्रीन से भी बाहर जाए, आपको भी दिक्कत हो, पर जूम तो करना पड़ेगा। देखिए, ये आपको वोल्टेज और करंट के ग्राफ्स दिए हैं, वेव फॉर्म्स दी हैं। कैलकुलेट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करो बेटा। क्या चीज? देखिए, ये टाइम का एक्सिस है, ये वाला। देखो, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो है, एक ही टाइम पर। देख सकते हो यहां पर जो मैंने रेड डॉट बनाया है, वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो है, और जब वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है। वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो, वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम। ओके, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, जब एक जीरो हो दूसरा मैक्सिमम, जैसे वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, करंट मैक्सिमम वोल्टेज जीरो। आप एक बात याद रखना, जब एक फिजिकल क्वांटिटी जीरो हो और दूसरी मैक्सिमम हो तो फेज रिलेशन π/2 का होगा। देखो, करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम, एक जीरो एक मैक्सिमम, फेज रिलेशन π/2 का होगा। पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, करंट और वोल्टेज के बीच फेज रिलेशन π/2 का। सेकंड, आइडेंटिफाई द एसी सर्किट। आप ये बताओ किस सर्किट का ग्राफ है? किस सर्किट का? तो किस सर्किट का ग्राफ है? अब आपने एक चीज नोटिस करी, जब करंट जीरो है वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट जीरो है वोल्टेज मैक्सिमम है, तो इसका मतलब कौन आगे निकला? वोल्टेज। मैं दोबारा बोलूंगा, आपको यह बताना है ये ग्राफ किस सर्किट का है। तो आप एक चीज देखो, जब करंट जीरो है वोल्टेज मैक्सिमम है, यानी वोल्टेज करंट से पहले मैक्सिमम हो गई। वोल्टेज करंट से पहले मैक्सिमम है। देखो, वोल्टेज यहां मैक्सिमम है, करंट यहां। वोल्टेज करंट से पहले मैक्सिमम है, यानी वोल्टेज आगे निकल गई, और वोल्टेज आगे होती है इंडक्टर में। फेज रिलेशन भी π/2 और वोल्टेज आगे है, तो प्योर इंडक्टर का सर्किट, प्योर एल सर्किट, L4 इंडक्टर। ओके, प्योर इंडक्टर है इसमें। अच्छा, थर्ड पार्ट, ये न्यूमेरिकल होगा। इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज, वोल्टेज की आरएमएस दे दी 100 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसी की? 50 हर्ट्ज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बताओ, इंस्टेंटेनियस। चलो करते हैं। V होता है V0/√2, तो V0 कितना होगा? √2P। √2 है 1.414, V कितना है? 100, तो यहां से V0 आ गया, कितना आ गया? 141.4 वोल्ट। ओके, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसे, पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं, वोल्ट। ओके बेटा, ये हमारा आ चुका है V0। देखिए अब आप आगे, अब क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या बतानी है? वोल्टेज। तो हो गई वोल्टेज तो हमारी, V = V0, V0 ये रहा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा कितना होता है? 2π न्यू, न्यू कितना है? 50, 50 न्यू 50, 50 × 200, तो ये आ जाएगा 314 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तब इक्वेशन में लगा दो, V = V0 साइन ओमेगा टी में। तो सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, अभी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी हो जाएगी? V = V0, थोड़ा सा यहाँ नहीं लिखते, जगह हो जाएगी। V = V0, V0 है 141.4 V0 साइन, ओमेगा कितना है? 314 साइन ओमेगा टी।
तो आपका आंसर आ चुका है, इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ वोल्ट और लिख देंगे। ओके, अच्छा, फोर्थ पार्ट में कहता है रजिस्टेंस है 2 ओम, तो करंट की इक्वेशन बताओ। तो रजिस्टेंस है 2 ओम, करंट की इक्वेशन बताओ। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखो, ये सर्किट है जो इंडक्टर का सर्किट है। किसका? इंडक्टर का। एज इन इंडक्टर, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है ना। तो करंट लैग्स बिहाइंड बाय वोल्टेज। इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे होता है, कितना? बाय पाई बाय 2। इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे है, तो करंट कितना होगा? I इक्वल टू आई नोट साइन। देखो, अगर वोल्टेज की इक्वेशन है V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो करंट पाई बाय 2 पीछे ना, करंट होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, पीछे है ना एम्पियर। तो आई नोट निकाल लो। हाँ भाई, आई नोट होगा वी नोट बाय आर। अच्छा, यहां पर जो इसने कहा है ना कि सर्किट का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है ना वो इंडक्टर का है XL, तो ये L है बेटा, ये C नहीं है, L है। तो आई नोट, वी नोट निकला था 141.4, देख सकते हो लो, वी नोट 141.4, XL कितना है? 2, तो आई नोट आ गया 70.7 एम्पियर। ओके, तो इसको यहां लगा दो। तो I इक्वल टू, आई नोट कितना है? 70.7 साइन, हाँ भाई, ओमेगा कितना था? 314 टी माइनस पाई बाय 2 एम्पियर। ओके, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। बस आप ना एक बात याद रखो बेटे, मैं फिर दिखाता हूं। आप ये ग्राफ देख रहे हो, जब वोल्टेज और करंट में से एक जीरो है, एक मैक्सिमम, एक जीरो एक मैक्सिमम, तो इनके बीच पाई बाय 2 का फेज रिलेशन है। अच्छा, दूसरी बात, जब करंट जीरो है, वोल्टेज मैक्सिमम है, तो पहले आगे कौन निकला? वोल्टेज, वोल्टेज आगे निकली, तो दो चीज हो गई, वोल्टेज आगे है और पाई बाय 2 का फेज एंगल है, इंडक्टर है। क्या है? सर्किट इंडक्टर का है। ओके, तो आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं।